नमस्कार। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। भारत पाकिस्तान सीमा पर टिड्डियों का खतरा बरकरार, दोनों तरफ जारी है टिड्डियों की ब्रीडिंग। टिड्डियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। पंजाब के मोहाली में केंद्र के तीनों कृषि अध्यादेशों का विरोध, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कहा किसानों पर अपने फैसले थोप रही है केंद्र सरकार। बेकरी और औद्योगिक मक्खन में अधिकतम 5% हो सकता है ट्रांस फैट, एफएसएसएआई ने जारी किए निर्देश। मार्गरीन को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी को लिखी थी चिट्ठी। और उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे की खुली पोल, शाहजहांपुर में तालाब में तब्दील हुआ स्टेट हाईवे, किसानों ने धान की रोपाई कर जताया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। किसान संगठन और कई राजनीतिक दल केंद्र सरकार के खेती किसानी से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाब के मोहाली में मंगलवार को यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सरकार से इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की। यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर ढिल्लों ने कहा कि केंद्र सरकार अपने फैसलों को किसानों पर थोप रही है। इस बीच 250 से ज्यादा किसान संगठनों का नेतृत्व कर रहे एआईकेएससीसी ने भी अध्यादेशों के खिलाफ 9 अगस्त को देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने भी 15 अगस्त को सभी जिलों में प्रदर्शन करने की बात कही है। बस आले असी धरने अज पंजाब शुरू किए आ, सारे हर असैंबली दे विच असी अपना 10-10 धरने और पंजाब दे विच तकरीबन 1000 धरना अज यूथ कांग्रेस ने लाया वा। और अगर ये नहीं होगा तो असी अपना की कहते दिल्ली वाल नूं अपना कूच करांगे। सारा अपना जो कोरोना के टाइम करके असी जिहड़ी गिनती है वो घट रख रहे हैं, हर जगह असी 5-5 जाणिਆਂ नूं कहा वा भी इस तो बाद 5 ਤੋਂ 6 जाणिਆਂ तो वध ना होण। और अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर असी अपना की कहते दिल्ली वाल नूं अपना मोर्चा करांगे। देश के कई हिस्से बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। बिहार के 14 जिलों में 56,53,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के 820 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से 173 गांवों से सड़क मार्ग का संपर्क भी टूट गया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर के मुताबिक नेपाल की तरफ से पानी छोड़े जाने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं कुछ इलाकों में नदियों के तटबंध टूटने से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की करीब 16 टीम्स तैनात की गई हैं। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। कई इलाकों में जल स्तर घटा है, लेकिन यहां अभी भी 17 जिलों में 3,80,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पूरे प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से इस साल अब तक 136 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा खरीफ की फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ ने भारत पाकिस्तान सीमा के दोनों तरफ टिड्डी समस्या को गंभीर बताया है। 3 अगस्त को जारी अलर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान सीमा के दोनों तरफ टिड्डियों की मॉनसून ब्रीडिंग जारी है। इसमें उत्तर भारत से लौटी टिड्डियां भी शामिल हैं। इनसे अगस्त में नए टिड्डी दल बनने का खतरा है। यहां समर ब्रीडिंग की दूसरी पीढ़ी सितंबर से शुरू हो सकती है। एफएओ ने यह भी कहा है कि उत्तरी सोमालिया से टिड्डियों के भारत और पाकिस्तान पहुंचने का खतरा अभी भी बना हुआ है। टिड्डियों के इस हमले में राजस्थान को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में टिड्डियों ने खासा नुकसान पहुंचाया है। इसी आधार पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिड्डियों को लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग सामने रखी है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का दम भरती है, लेकिन क्या वाकई ये सड़कें गड्ढा मुक्त हैं? देखिए ये रिपोर्ट। लबालब पानी है, जमीन भी तैयार है, धान की रोपाई भी शुरू हो चुकी है, पर ये खेत नहीं है, बल्कि ये उस यूपी का स्टेट हाईवे नंबर 25 है
जहां की सरकार गड्ढा मुक्त सड़क देने का दावा करती है। पलिया, शाहजहांपुर और लखनऊ को जोड़ने वाले इस हाईवे पर बने तालाबों की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए किसानों ने धान की रोपाई कर डाली। हाईवे में इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ इतने इतने गड्ढे गहरे हो गए हैं कि लोग यहाँ पे गिरते हैं, चोट लगती है। आए दिन का नहीं, ये सालों का मैटर चल रहा है। कई बार अधिकारियों को लिख के डीएम को दे चुके हैं, मुख्यमंत्री को दे चुके हैं, आज तक कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। अभी हमारे बीच में हम लोगों ने यहाँ हाईवे जाम किया और यहाँ धान की रुपाई कराई, तब हमारे बीच में कोतवाल सिंधौली आए, उन्होंने 3 दिन के अंदर इसे बनवा देने की बात कही। अगर 3 दिन के अंदर नहीं बनवाते हैं तो ब्लेड वाला तार लगा के यहाँ और धान लगवा देंगे, हाईवे नहीं चलने देंगे कोई भी कीमत पे। निकला नहीं जाता सड़क पे, इतने मार दलदल बनी हुई है, खेत है, पानी भरा हुआ है। किसानों की चेतावनी के बाद नींद से जागे इस प्रशासन ने इन गड्ढों में ईंटें डलवा दी हैं, लेकिन इन ईंटों ने राहगीरों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इससे लोग हादसों का शिकार होकर सीधे अस्पताल पहुंच रहे हैं। 10-15 लोग आज गिर भी चुके हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। बेचारे पता नहीं कहाँ जा रहे थे वो लोग, बाइक से गिरे हैं, उनके चोट भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये जगह बहुत भाई चोट खराब है, इसका कुछ किया जाए। हाँ, बीवी के बच्चा होने को था, चोट लग गई पेट में। बीते साल इस स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया गया था। इससे देखभाल करने की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI के पास आ गई, लेकिन NHAI ने पहले बजट जारी करने में देरी की, फिर मरम्मत के अभाव में खस्ता हो चुके इस स्टेट हाईवे को PWD को ही लौटा दिया। NHAI और PWD की इस खींचतान का नतीजा कहें या सरकार की बेपरवाही। अब इस हाईवे पर सड़क कम, गड्ढे ज्यादा बन गए हैं। यूपी के शाहजहांपुर से अरविंद त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने बेकरी और औद्योगिक मक्खन में ट्रांस फैट की अधिकतम सीमा 5% तय करने का कदम उठाया है। बेकरी और औद्योगिक मक्खन खाद्य तेलों से बना होता है, इसे मार्गरीन कहा जाता है। ये होटल और रेस्टोरेंट में दूध से बनने वाले मक्खन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल मार्गरीन के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने PM मोदी को पत्र लिखा था। अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि इससे न सिर्फ लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि डेयरी सेक्टर और इससे जुड़े किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी चिट्ठी के बाद PMO ने FSSAI को मार्गरीन जैसे नकली मक्खन के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस लाने के निर्देश दिए थे। अब FSSAI ने नकली मक्खन यानी मार्गरीन के इस्तेमाल वाले उत्पादों के पैक पर ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा लिखने को भी अनिवार्य बना दिया है। इसके अलावा खाद्य तेलों में 2021 तक ट्रांस फैट को 3% और 2022 तक 2% तक सीमित करने की बात कही है। वास्तव में नकली मक्खन यानी मार्गरीन खाद्य तेलों से बनता है। इसमें बड़ी मात्रा में ट्रांस फैट पाया जाता है जो कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इससे कई रोगों की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन असली मक्खन की तुलना में सस्ते होने की वजह से मार्गरीन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इससे डेयरी सेक्टर को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए विजय सरदाना जी हैं, जो कि लीडिंग टेक्नो लीगल एडवोकेट हैं ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर। तो ये खास तौर से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के मुद्दों को आवाज देते रहे हैं। सरदाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सरदाना जी, ये जो गडकरी जी का स्टेटमेंट है, इसको आप किस तरह से आगे ले जाना चाहेंगे? अल्टीमेटली बात है कंज्यूमर्स की भी कि वो क्या खा रहे हैं और किसानों की भी, जो दूध के किसान हैं। सबसे पहले तो मैं गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी को लेके इतना बड़ा बयान दिया और इतना महत्वपूर्ण नोट भारत के प्रधानमंत्री को लिखा। बाकी मंत्री आज तक अपने आसपास ये चीजें होते देखते रहे, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। ये एक चिंता की बात है। जहां तक बात है मार्जरीन की, पहली बात तो ये बटर नहीं है, ये वनस्पति तेलों से बनने वाला, जिसको आप डालडा कह सकते हो, वनस्पति तेल है, बाकी जो चीजें हैं उनसे बनने वाला, आप ये कह सकते हैं एक डुप्लीकेट बटर है।
तो मार्जरीन जो है वो सस्ता बटर का अल्टरनेट है जो तेलों से बनाया जाता है। अब इसकी यूटिलिटी क्या है और इसका फायदा नुकसान क्या है, इस पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और कंज्यूमर्स को क्यों सोचना चाहिए, इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले तो देखिए, जिन देशों में दूध नहीं होता है वहां पे उनको बटर आयात करना पड़ता है। वहां की जनता, जैसे अफ्रीका है जहां गाय नहीं है, या चाइना है जहां पे गाय नहीं है, भैंसे नहीं है, लेकिन उनको कुछ तो चाहिए जो अपने ब्रेड पे या किसी और चीज पे लगा के वो ब्रेड खा सके। उनको कोई सस्ता सुंदर साधन चाहिए था, तो उन्होंने जो वो तेल खाते थे, जैसे हमारे यहाँ वनस्पति बनता था, उसी तरह से उन्होंने तेलों के अंदर हाइड्रोजनेशन करके, केमिकल मिला के, उसमें कलर फ्लेवर डाल के कंज्यूमर्स को दिया कि आप इसको एज ए ब्रेड स्प्रेड बटर पे लगा के आप खा सकते हैं। वो एक मजबूरी थी, वो कोई अल्टरनेट नहीं था बटर का, वो एक मजबूरी थी क्योंकि उनके पास बटर नहीं था। अब भारत के लिए जो आपका महत्वपूर्ण मुद्दा है जो गडकरी साहब ने उठाया, अब इस पे एक चीज और समझिए कि जब दुनिया भर में मार्जरीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें एक कोडेक्स का स्टैंडर्ड है। उसमें यह कहा जाता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे फूड सेफ्टी कानून ने उसको इग्नोर कर दी, या तो अज्ञानतावश या किसी प्रेशर के कारण। अगर आप मार्जरीन का कोडेक्स स्टैंडर्ड उठा के देखें, मार्जरीन के कोडेक्स स्टैंडर्ड के सेक्शन 4.2 में फ्लेवर पे एक चीज बात कही गई है कि आप जिस भी तेल से मार्जरीन बनाइए, अगर आप पाम से बना रहे हैं आप बनाइए, आप मूंगफली के तेल से बना रहे हैं आप बनाइए, आप सोयाबीन से बना रहे हैं बनाइए, लेकिन जब आप बनाते हैं और उसकी जो स्मेल है, पाम की स्मेल पाम की रहनी चाहिए, सोयाबीन की सोयाबीन की रहनी चाहिए, लेकिन आप ऐसी कोई फ्लेवर नहीं डालेंगे जिससे, मैं उसकी लैंग्वेज आपको पढ़ता हूं, एज लॉन्ग एज एडेड फ्लेवर डज नॉट डिसीव और मिसलीड द कंज्यूमर। हमने क्या किया, इस्तेमाल तो किया पाम का तेल और खुशबू डाल दी ओरिजिनल बटर की, कस्टमर धोखा खा गया। कोडेक्स में लिखा हुआ है ये आप नहीं कर सकते, लेकिन भारत के FSSAI गाइडलाइंस में ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन खा गए। क्यों खा गए? क्या हम इतने अज्ञान हैं कि हम सिंपल इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, या किसी प्रेशर में आके, या किसी और वेस्टेड इंटरेस्ट में? ये भारत सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये कमेटी में तो कौन लोग थे जिन्होंने मिसलीड किया देश को। जी, तो सर ऐसे में तो पीएमओ की तरफ से एकदम से इमीडिएटली लेटर भी शूट कर दिया गया और FSSAI को ये बोला गया कि आप डायरेक्टिव्स इशू कीजिए और क्लैरिफिकेशन सामने लाइए, जिसकी बाबत FSSAI का कहना है कि वो जो बेकरी हैं और इंडस्ट्रियल उस यूज के लिए जो मार्गरीन का यूज है उसको धीरे धीरे फेज आउट करेंगे, पहले 3% फिर 2%। देखिए, दुख की बात क्या है, इससे साफ पता लगता है कि जो FSSAI की कमेटी में लोग हैं उनको फूड इंडस्ट्री कैसे चलती है, कैसे मैनेज करना चाहिए, इसका कोई आइडिया नहीं है। आपको 2 साल क्यों लगेंगे? मार्जरीन कोई पेड़ पे नहीं होता कि आपको पेड़ हटाना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा, 2 साल में वो पेड़ बड़ा होगा तो मार्जरीन निकलेगी। आप कल से बदल सकते हैं, क्योंकि आज आप क्या कैसे मार्जरीन बना रहे हैं, आप 2-3 तरह का तेल ले रहे हैं, उसके अंदर आप पानी मिला रहे हैं, उसके अंदर आप कलर और फ्लेवर मिला रहे हैं, मशीन में से निकाल रहे हैं और आपका मार्जरीन तैयार हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि कल से ये तेल नहीं डलेगा तो कल से स्टैंडर्ड बदल गया। आपको 2 साल क्यों चाहिए? आप क्यों जनता की सेहत से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? इसका मतलब आपको ये पता क्या नहीं रीजन है कि फूड लॉज जो जितने स्ट्रिंजेंट होने चाहिए उन वो कॉम्प्रोमाइज क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जो किसान है उनकी जो पाए में जो शेयर है उसमें खा रही है ये जो मार्गरीन की जो मात्रा है, क्योंकि देश में हम देख ही रहे हैं कि डेयरी के किसान जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, कितने परेशान हैं, प्रोक्योरमेंट ठीक से नहीं हो रहा, देश में कोविड की वजह से उपलब्धता ज्यादा है दूध की जगह जगह, और ऊपर से आयात हो रहा है, और इधर जो मार्गरीन है जो जिसे कहना चाहिए आर्टिफिशियल बटर वो भी उपलब्ध है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मैं 2 लाइनें आपके सामने पढ़ रहा हूं। यह कानून है भारत सरकार का FSSAI का, जो आपके सामने मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ठीक है?
ये एफएसएसआई की गाइडलाइन है। इसकी पहली लाइन क्या बोलती है? जी। कानून का पर्पस ये है कि टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड टू ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, आपको कंज्यूमर का ध्यान रखना है जी। और एफएसएसएआई के ऊपर जब गडकरी साहब ने सवाल उठाया तो एफएसएसएआई का ऑफिशियल सर्कुलर क्या बोलता है? सिंस इंडस्ट्री हैज एग्रीड ऑन द इशू, नाउ रेगुलेटर विल इशू द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। मतलब आप अगर इंडस्ट्री तैयार नहीं होती तो आप नोटिफिकेशन नहीं निकालते। आप कहना क्या चाह रहे हो? आप कंज्यूमर के लिए काम कर रहे हो या इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो? एज ए लॉयर, एज ए फूड सेक्टर लॉयर, ये अपने आप में वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है एफएसएसएआई का, कि आप उस आदमी की परमिशन ले रहे हो जिसको आपको रेगुलेट करना है, और आप कह रहे हो इंडस्ट्री एग्री हो गई है और 2 साल चाहिए। मेरे सामने किसी भी इंडस्ट्री वाले को बैठाइए, मैं भी इंडस्ट्री चलाता रहा हूं एज ए सीईओ एमडी ऑफ फूड इंडस्ट्रीज। आपको 2 साल नहीं चाहिए, आप परसों से बदल सकते हैं। आपकी नीयत होनी चाहिए जी। यानी कि कहीं ना कहीं कॉरपोरेट्स की ही तरफ का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। एक तरफ किसान हैं, एक तरफ कंज्यूमर्स हैं, जिनका इंटरेस्ट ध्यान में रखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए, धन्यवाद इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NSAI ने केंद्र सरकार को चीन से आने वाले अवैध बीजों को लेकर आगाह किया है। NSAI चाहता है कि केंद्र सरकार चाइनीज सीड टेररिज्म से निपटने के लिए उचित योजना बनाए। हालांकि NSAI को अभी भारतीय बाजार में चाइनीज बीज नहीं मिले हैं, लेकिन उसने ये अलर्ट भारतीय बाजार में संदिग्ध बीजों के आने के बारे में इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन की ओर से जारी चेतावनी के आधार पर जारी किया है। द हिंदू बिजनेस लाइन के मुताबिक NSAI के पॉलिसी एंड आउटरीच के डायरेक्टर इंद्रशेखर सिंह का कहना है कि चीन पिछले 20 से 25 सालों से भारतीय जर्म प्लाज्म और बीजों का अध्ययन कर रहा है और इसके लिए बिना किसी अड़चन के भारत से जर्म प्लाज्म का निर्यात भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के मामले में चीन बहुत आगे है और वो इसके जरिए भारत के अनाज उत्पादन को नुकसान पहुंचा सकता है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पॉलिसी एंड आउटरीच डायरेक्टर इंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये सीड टेररिज्म की बात सामने आई है, कितनी खतरनाक है और किस तरह का खतरा हमारे भारतीय जो किसान हैं जिनकी मुट्ठी में बीजों का अधिकार होता है, उसका किस तरह से हनन होगा? शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। जो देश के ऊपर जो विपदा मंडरा रही है, आप समझिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि एक बार अगर ये इस प्रकार के बीज भारत के अंदर आए तो ये भारत की जैव विविधता को जीवन भर के लिए ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसमें 2 उदाहरण लेना चाहूँगा। एक है पार्थेनियम का और दूसरा है लैंटेना का। जिस प्रकार से ये देश में आए, जिन परिस्थितियों के अंदर ये देश के अंदर आए, और आज आप देखिए कि कितनी बुरी तरीके से ये पूरे देश भर में फैल के हमारी जैव विविधता के लिए और जो हमारी खाद्यान्न सुरक्षा है उस पर कितना बड़ा इन्होंने एक चोट पहुंचाई है। अब अगर मैं एक तीसरा मुद्दा की बात करूं, वो है HTBT कॉटन सीड्स का, कि किस प्रकार से वो भारत में आए और आने के बाद हर साल 400 करोड़ रुपए कमाए जाते हैं। तो आपने पूरे विश्व को बता दिया कि भारत एक ऐसी जगह है जहां पर आके कोई भी अपने फर्जी बीज भेज सकता है, कोई भी अपने जहरीले बीज ला सकता है, और भारत की जो प्रणालियां हैं वो कुछ नहीं कर सकती। तो आपने भारत को एक सॉफ्ट टारगेट या इजी टारगेट बना दिया लोगों के ऊपर और हमारे किसानों का बलिदान दे दिया। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस टाइप के बीज, चाहे वो चाइना से आए या जिस भी देश से आए, भारत के अंदर घुसे तो भारत के किसानों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये बताएं कि इसका पता कैसे चला, किस तरह से ये अलर्ट जारी हुआ, और एक बार जब आपने अलर्ट जारी किया, आगाह किया, तो सरकार की तरफ से किस तरह का रिस्पांस? देखिए, सबसे पहले हम लोग इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जब सबसे पहले हमें पता चला कि यूके में, मतलब इंग्लैंड में ऐसे बीज के पैकेट्स पहुंचे हैं, फिर थोड़े ही कुछ हफ्तों में हमें पता चला कि अब ये पैकेट्स अमेरिका भी पहुंच रहे हैं और तरह तरह के लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद पिछले हफ्ते ही जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन है, उनके वाइस प्रेसिडेंट और अब जो प्रेसिडेंट होने वाले हैं, उन्होंने एक चिट्ठी से सरकार को बताया और हम सबको भी वार्न किया कि देखिए भारत में ऐसा अलर्ट है
हमारी तब से हम लोग भारत सरकार से जुड़े हुए हैं। मेरी खुद की मंत्रालय में अफसरों से बातचीत हो रखी है और वो लोग बड़ी जल्दी ही सारे राज्य सरकारों के लिए, पोर्ट अथॉरिटीज़ के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं। लेकिन आप एक बात समझिए कि बीज एक बहुत ही छोटा चीज़ होती है और ये कई सारी चिट्ठियों के द्वारा भी देश के अंदर आया जा सकता है। तो जो व्यूअर्स हैं और जो किसान भाई बहन हैं, उनको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि कहीं अगर उनको कोई कोरियर में कोई बीज मिल गया तो उसको ऐसा ना समझें कि मुफ्त का है। कि जो कुरियर के जरिए कई जगहों पर विदेशों में इस तरह के बीज के पैकेट्स मिले हैं जिन पर प्लेस ऑफ ओरिजिन का कुछ अता पता नहीं है, तो बड़े संदिग्ध ये पैकेट्स हैं। ऐसे में क्या भारत में भी कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस देखे या सुने गए हैं हाल फिलहाल में? देखिए, अभी तक तो हमें रिपोर्ट्स नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह का हम टाइमलाइन देख रहे हैं कि आप देखिए इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में कितने समय का गैप था। मुझे लग रहा है कि भारत में अगर हमें रिपोर्ट्स मिलने लगेंगी तो अभी जैसे खरीफ की सोइंग चल रही है तो इस महीने भर के अंदर हमको रिपोर्ट्स मिलेंगी। लेकिन मेरा ये भी मानना है, क्योंकि कोविड के दौरान सारे कम्युनिकेशन चैनल्स डिस्ट्रप्टेड हैं और ये सारी फैसिलिटीज जो है इस समय कम काम कर रही हैं, तो चेक करना बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए। क्योंकि जब देखिए, जब आप अगर एक किसान हैं और आपके पास कुछ मुफ्त में बीज पहुंच जाते हैं तो आपको तो लगेगा। में आप सरकार से क्या टॉप 5 स्टेप्स चाहेंगे? सबसे पहले कस्टम और पोर्ट अथॉरिटीज को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो भी पैकेट जिसमें उनको लगता है बीज है उसको तुरंत निकालें, क्वारंटीन करें और अगर वो इलीगल तरीके से आए तो उसको जला दें। दूसरा, पोस्टमैन और जो डिलीवरी कोरियर वाले लोग हैं, अगर उनको लगता है कि कोई पैकेट में बीज जैसी कोई चीज़ है, देखें वो कहाँ से, अगर विदेश से आ रहे हैं तो उसको इमीडिएटली जाके वो उसको जलाएं या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को नोटिफाई करें। तीसरा, अगर आप देश में आपके हाथ कोई बीज लगे हैं तो आप उन बीजों को तुरंत सरकार को बताएं और बीजों को नाश करें। जीवन में ये समझें कि कोई भी फ्री लंच कुछ नहीं होता और अगर आपको कोई चीज़ फ्री दे रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे वीड छुपे हो सकते हैं, पेस्ट छुपी हो सकती हैं, डिजीजेज छुपे हो सकते हैं। तो इसको भी एक प्रकार का कोरोना ही समझें कि जो कोरोना देश की बाउंड्री से घुस के एक बार अगर हमारे भारत में आ गया तो वापस नहीं हो सकता। और अंत में मुख्य बात जो मैं ये कहूँगा कि भारत को अपने बायोडाइवर्सिटी लॉस को बहुत स्ट्रांगली इन्फोर्स करना पड़ेगा और जो ये देश में बीटी आपके HT BT कॉटन बेच रहे हैं, भारत सरकार को सख्ती से उन्हें रोकना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा कि हमारे जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के लॉज हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और भारत के संविधान को कोई व्यक्ति या कोई कॉर्पोरेशन या कोई दूसरा देश आगे चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे बीच हमारी परंपरा है और हमारे वो है हेरिटेज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इनसाइट के लिए। तो उम्मीद की जा सकती है कि सरकार और जो पॉलिसी मेकर्स हैं अगर इस पीस को, इस न्यूज़ को सुन रहे हैं तो त्वरित तौर पर जो वॉर फुटिंग पर जो एक्शन लेना चाहिए उस पर कुछ काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पिछली मन की बात कार्यक्रम में झारखंड के बिशुनपुरा में हो रही लेमन ग्रास की खेती का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री से तारीफ सुनकर जहां लेमन ग्रास की खेती करने वाले किसान खुश हैं, वहीं अब इस खेती को और ज्यादा विस्तार देने की बात भी कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित इलाका, बंजर जमीन और अब हरियाली और खुशियों की खेती। ये झारखंड के गुमला जिले का बिशुनपुर इलाका है, जहां महिलाएं औषधीय पौधे लेमन ग्रास की खेती कर अपनी और इलाके दोनों की तस्वीर बदल रही हैं। हम लोग का यहाँ भूमि, बंजर भूमि में हम लोग इतना अच्छा लेमन ग्रास की खेती हो रही है, इसके लिए हम लोग को बहुत सब महिला लोग हम लोग खुशी हैं। अभी हम लोग सभी महिला मिलके MKSB परियोजना महिला किसान सशक्तिकरण से हम लोग जुड़े हुए हैं और 32 PG है हम लोग को, उसमें से हम लोग सभी महिलाएं ने खेती लेमन ग्रास की खेती का शुरुआत किए हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यहाँ 26 गांवों के 32 उत्पादक समूह 28 एकड़ जमीन पर लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। बिशुनपुर में महिलाओं की इस मुहिम और सफलता का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया, जिससे इन महिलाओं का उत्साह और बढ़ गया है। मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी यहाँ के बिशुनपुर प्रखंड में जो काम चल रही लेमन ग्रास की खेती का, उसके बारे में बहुत प्रशंसा किए। इसके लिए हम लोग सब यहाँ की जितने भी समूह की दीदी हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हम लोग को खेती को देखकर और आज हम इतने आगे आए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। जैसे हम लोग को कल प्रोत्साहित मिला, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश है और हम लोग आगे भी इस
लेमन ग्रास की खेती को करना चाहते हैं। पथरीली जमीन पर कम लागत वाले लेमन ग्रास के 22,000 पौधे 1 एकड़ जमीन पर लगाए जा सकते हैं। वहीं 1 क्विंटल उपज से 1 लीटर तेल निकलता है, जिसकी कीमत फिलहाल 1500 रुपए लीटर के आसपास है। इसके साथ ही चाय आदि में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो महिलाएं हैं उनको और कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, वो कैसे और इसमें बेहतर कर सकते हैं, इस तरफ ये भी हम लोग कोशिश करेंगे। अभी जितने भी खेती हो रही है हम लोग ये कोशिश करें कि और जो भी महिलाएं या महिला समूह इसमें जुड़ना चाहते हैं वो इसमें जुड़ते जाए। हम लोग इसके संबंध में प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आप कैसे इस खेती को करके अपने को कैसे आप आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमारे के यहाँ जितने भी महिला मंडल हैं उसमें करीब 743 महिला मंडल हैं, जिसमें से हमारे के यहाँ 174 महिला मंडल जो है 32 उत्पादक समूह में जुड़ कर करके 26 गाँव में लेमन ग्रास की खेती 28 एकड़ ज़मीन में कर रहे हैं। ये 28 एकड़ ज़मीन इनकी उपजाऊ होते हुए भी पड़ती रह जाती थी, जिसके कारण इनको पहले समझदारी नहीं था। और जब से हमारी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जैसलमेर के माध्यम से चलाया गया, तब से इनको प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के माध्यम से इनके तहत जो है लेमन ग्रास की खेती के ऊपर संवर्धन कर करके इनके साथ काम किया गया। प्रधानमंत्री की तारीफ से पहले ही इन महिलाओं ने अपनी क्षमता को साबित किया है। जरूरत है देश के ऐसे इलाकों में इसी सोच के साथ आगे बढ़ने की, ताकि आदिवासी और पिछड़े हुए इलाकों के लोग आगे बढ़ सकें और अपने इलाके की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। झारखंड के गुमला से आकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।